दिल्ली में घर घर राशन योजना पर बोले सीएम केजरीवाल। कहा, घर घर योजना के लिए हमने केंद्र से 5 बार ली मंजूरी, फिर भी योजना पर 2 दिन पहले रोक क्यों। कोरोना संकट के बीच फिर जनता पर महंगाई की मार। तेल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 27, डीजल 29 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। यूपी में अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ऋषि शर्मा पर 1 लाख का था इनाम। और कोरोना संकट के बीच में अमरनाथ यात्रा रद्द। घर बैठे कर सकेंगे बाबा बर्फानी की आरती। श्राइन बोर्ड करेगा सीधा प्रसारण। संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। भक्तगण इस बार भी अमरनाथ की यात्रा नहीं कर पाएंगे। 2020 की तरह इस बार भी छड़ी यात्रा के साथ सिर्फ पारंपरिक विधि विधान से ही पूजा अर्चना होगी। हालांकि श्रद्धालु इस बार भी पिछले साल की तरह ही बैठकर बाबा बर्फानी की आरती का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कोरोना संकट को लेकर फैसला लिया है। पहले माना जा रहा था कि बोर्ड हेलीकॉप्टर से यात्रा को लागू कर सकता है, लेकिन आम जनता की पहुंच से दूर होने के कारण हेलीकॉप्टर यात्रा के विकल्प को भी खारिज कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक संक्रमण के कारण श्राइन बोर्ड ने साल 2021 में भी अमरनाथ यात्रा न कराने का फैसला लिया है, लेकिन बाबा बर्फानी की पूजा हमेशा की तरह ही की जाएगी। श्राइन बोर्ड ने इससे पहले 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू करने का फैसला किया था और इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की थी। उम्मीद थी कि इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगभग 6 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन तैयारियों को लेकर उपराज्यपाल और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के बीच में कई बार बैठकें हुई और यात्रा को लेकर ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू किया गया, लेकिन संक्रमण की तेजी से बढ़ते खतरे को देखते हुए बोर्ड ने पंजीकरण को भी रोक दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत समेत किसानों का टोहाना पुलिस स्टेशन के बाहर में विरोध प्रदर्शन जारी है। वो कल रात यहां पर विधायक देवेंद्र सिंह बबली की विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग को लेकर इकट्ठे हुए। विधायक ने कहा कि वो किसानों के खिलाफ केस वापस ले लेंगे। उसने माफी भी मांगी है। पुलिस क्यों नहीं छोड़ रही है और क्या केस लगाना चाहती है, आप उसको भी जेल भेज दो या फिर उनको रिहा करो। किसान यहां से हार कर नहीं जाएगा, या तो जेल जाएगा या फिर बाहर आएगा। सब लोगों को, और या आप उनको भी रिहा करो, ये हमने उनको कहा है। ये नहीं होगा कि उनके ऊपर धाराएं लगा कर आप उनको जेल में रखोगे और किसान यहां से हार कर चला जाएगा, वो नहीं होगा। किसान या तो जेल जाएगा या वे भी बाहर आएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है अभी? पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तो कुछ नहीं कहा गया। आज दिन में फिर उनसे बातचीत होगी तो वे क्या बताते हैं। हम तो बैठे यहाँ पे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हमारा तिरंगा लहराता रहा है और लहराता रहेगा, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भगवा ध्वज लहराने का एक आदेश महाराष्ट्र की सरकार ने निकाला है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। ये हमारे स्वाभिमान की बात है। इस देश की पहचान तिरंगे के साथ भगवा ध्वज भी है और महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दल ये निर्णय के साथ खड़े हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान ये भगवा ध्वज से की जाती है। यही भगवा ध्वज ने हमारे स्वतंत्रता की संग्राम में बहुत से क्रांतिकारी शहीदों को प्रेरणा दी थी और भगवा ध्वज था, उसकी प्रेरणा थी। इसलिए हमारा तिरंगा भी हमेशा लहराता रहा है और रहेगा।
केरल के बाद महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण राज्य में कुछ तटीय इलाकों में बारिश हो रही है और वहीं मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार में पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र में शनिवार को पहुंचे दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय केंद्र की निदेशक शुभांगी भूते ने कहा है कि मानसून उम्मीद के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र में पहुंच गया है और ये औपचारिक रूप से तटीय रत्नागिरी जिले में हरनाई बंदरगाह में पहुंच गया है। इसके दस्तक देने का वास्तविक क्षेत्र सोलापुर और मराठावाड़ा के कुछ हिस्सों तक और उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक होता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना इलाके के रामपुर रोड मयूर इंटरनेशनल फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने के कारण आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया और अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में मोमबत्ती मैन्युफैक्चर करने के लिए भारी मात्रा में मोम रखा हुआ था, जिसमें अचानक आग लग गई और भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री को चारों तरफ से चपेट में ले लिया। फिलहाल मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगभग मैं 8 बजे ड्यूटी आया था। अच्छा। 8 बजे आकर राउंड ले गए उधर सामान का। हाँ। और मैंने जाके गार्डों को निकाल दिया, रात वालों को। हाँ। फिर मैं अंदर अपना रजिस्टर पूरा कर रजिस्टर में लाइनिंग में खींचने लगा। अच्छा। लेकिन जब मैंने स्मेल सी आई, निकल के देखा बाहर धुआं सा मालूम पड़ा, तब मैंने फोन घुमाया। तो पहले भरपूर आग नहीं लगी हुई थी? अंदर से धुआं निकल रहा था। अंदर से धुआं निकल रहा था। तो आपने फैक्ट्री मालिक को बताया? फैक्ट्री मालिक को फोन करा, मुंशी जी को भी फोन करा। अच्छा। फिर उनके कहने के बाद फिर फायर ब्रिगेड को फोन करा। ये रामपुर रोड पे मयूर इंटरनेशनल कोई मोम की फैक्ट्री है, जिसमें बता रहे हैं कि मोमबत्ती बनाने का कार्य किया जाता था। इसमें आग की सूचना हमको फायर स्टेशन हाईलाइट रोड पे हमारे 101 पे प्राप्त हुई। अशोक कुमार नाम की व्यक्ति ने सूचना दिया फैक्ट्री में आग लगी है। तत्काल हमारे अग्निशमन अधिकारी कटघर 2 मोटरसाइकिल के लेकर के तत्काल रवाना हुए, क्योंकि आग मुंह में लगी थी और काफ़ी काला धुआं निकल रहा था। ये देखते हुए देश भर में कुदरत का कहर लगातार जारी है। एक और कोरोना से लोग जूझ रहे हैं तो वहीं ब्लैक फंगस जैसी महामारी भी आ चुकी है। ऐसे में लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले 3-4 दिनों से जबरदस्त धूप से लोगों का हाल बेहाल है। बहराइच में गर्मी से पारा हाई हो चुका है। ऐसे में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। आसमान तो आसमान, जमीन से भी तपिश की तेज लपटें निकल रही हैं, जिसके बाद अब लोगों को बस मानसून के आने का इंतजार है। बहुत भयानक भैया, पसीना जबर छू रहा है। अच्छा, इससे पहले इस तरह गर्मी नहीं पड़ी? इससे पहले कहाँ पड़ी है? बहुत तेज तपिश रहती है। बहुत भयानक, पूरा सर पर धूप ही धूप रहती है सर पे। तो बाहर निकलना हो पाता नहीं हो पाता है? बाहर ही तो काम है हमारा। और पंजाब में चंडीगढ़ रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर चोरों ने एटीएम से 5,08,000 रुपए एटीएम काट कर निकाल लिए हैं। चोर इतने शातिर थे कि खुद को सीसीटीवी की नजरों से बचाने के लिए सीसीटीवी पर ब्लैक स्प्रे का इस्तेमाल किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की गई। साथ ही फॉरेंसिक टीम और आसपास के सीसीटीवी की मदद से चोरों की तफ्तीश की जा रही है। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲਕਾਂਤ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ 5,08,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਸ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਕਮ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, टीमें भेजी हुई पीछे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ।
बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानूं देऊगा और समझाऊगा भी तुहानूं, और तुसीं लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के एटा से जहां महिला सुरक्षा का दम भरने वाले प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल एटा में 3 भाइयों की अपनी बहन के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करना भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक 2 बहनें पास ही के बाग में लकड़ी और कुंडे बीनने के लिए गई थी। इस दौरान कुछ दबंगों ने उनके साथ छेड़खानी की और मारपीट की, जिसकी जानकारी जैसे ही युवतियों के भाइयों को मिली तो वो फौरन उन दबंगों के पास गए, जिसके बाद बेखौफ दबंगों ने तीनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जहां गोली लगने से तीनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। घटना हुई है, मेरे साथ बदतमीजी करी और मुझे मारा भी, और मैंने अपने भाई को बुलाया था तो उन्हों के साथ भी बदतमीजी, उन्होंने गोली मारी थी और सबके तीनों की लगी है। उनके कहाँ के लोग थे ये? अचलपुर के थे। कितने लोग थे वो? 3 थे, मुझे मार रहे थे। मरने आए? हाँ। क्या बात क्या थी? बात क्या, मैं कंडे भी नहीं थी, मैं तो बैठी थी, मेरी दीदी लकड़ी भी नहीं थी। इसी की बात में आके वो मुझे मारने लगा। कोई बात हुई थी क्या पहले? हाँ, वो बदतमीजी मतलब गाली दे रहा था, इसीलिए मैं कुछ उससे बोली थी क्यों दे रहा है, इसीलिए वो आए तो बस इतने में ही कर लग रहा। मेरी बहन गई थी कंडा बीनने जी, उन्होंने वहाँ पर छेड़खानी की, मेरी बहनों को 2 को मारा जी। उन्होंने दूसरे फ़ोन से फ़ोन किया, मैं गए 3 भाई गए, उन्होंने खेत पे भाग गए घर पर भागे, वहाँ पहुँचे, उनसे बात की, मेरी बात कर लो, उनने निकाल लिया तमंचा जी। उनने नीचे उतर के आया छत पे तो उनने मार दी गोली। हम दोनों भाई को लौटा के ला रहे, उनने तमंचा मार दिया पीछे से, तमंचा मार के उन्होंने लाठी मारी, फिर भी भाग गए, फिर मैं सब 3 चले जा रहे। आपकी तरफ से कितने लोगों को गोली लगी है, कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग। थाना बागवाला में 2 गांव हैं, पड़ोसी गांव हैं, एक कीलरमऊ है और उसके बगल में अचलपुर गांव है। कीलरमऊ की 2 लड़कियां अचलपुर के एक छोटा सा बाग था, वहां पर लकड़ी बीनने के लिए गई थी, और जिसका बाग है और जब लकड़ियाँ बीन रही थी तो वहाँ उनके लड़के बाग में आ गए। उन्होंने से विरोध किया कि बिना हमारे पूछे लकड़ियाँ आप कैसे यहाँ से बीन रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसी बात पर लड़कियों में कहासुनी हुई, लड़कों ने जो है लड़कियों के साथ मारपीट कर दी और उनकी लकड़ियाँ वहीं फैला दी। इस घटना के बाद दोनों लड़कियाँ जो कि अपने वापस अपने घर पहुंचती हैं और अपने भाइयों से बताती हैं घटना के बारे में, तो उनके तीनों भाई लड़कियों के अचलपुर गांव पहुंचते हैं आरोपियों के घर पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कलर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल जूही थाना क्षेत्र के किदवई नगर में ये फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। फैक्ट्री में खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले रंग का उत्पादन किया जाता था और कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। वहीं विभाग ने फैक्ट्री से निर्मित माल के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। एक सामान्य इंडस्ट्रीज नाम से फूड कलर बनाने की एक फैक्ट्री पर आज पुलिस विभाग, क्राइम ब्रांच और खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि ये 2-3 महीने 2-2.5 महीने से यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई किया जा रहा है। यहाँ पर मौके पर जब हम लोगों ने संयुक्त कार्रवाई की तो देखा कि ये बिना लाइसेंस प्राप्त किए, फूड लाइसेंस उन्होंने प्राप्त नहीं किया, अभी तक इनको मिला नहीं है और ये कारोबार चल रहा है। देखा गया कि 26 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, 26 मई को, जबकि इनका कारोबार पहले से चल रहा है और अभी तक इनको फूड लाइसेंस प्राप्त भी नहीं हुआ। ऐसा जो हमारे इंटेलिजेंस से खबर मिली है वो करीब 2.5 महीने से 3 महीने से काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, इनके पास किसी भी तरह का कोई भी लाइसेंस नहीं है और ये कारोबार कर रहे हैं? ये यहाँ पर फूड लाइसेंस नहीं है, जबकि दूसरे पते के जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस पते के लेबल यहाँ लगाए जा रहे हैं। क्या उस पते पर लाइसेंस है इनके पास? उस पते पर जैसा कि इन्होंने बताया लाइसेंस में डाल रहे हैं, लेकिन ये गैर कानूनी है। दूसरे के पते के लेबल को यहाँ पर आप पैक करते समय नहीं लगा सकते, ये गैर कानूनी फूड। यूपी के फिरोजाबाद स्थित कोविड अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के पीपीई किट में डांस करने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।
स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वो थकान मिटाने के लिए डांस कर रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा वीडियो है कोविड अस्पताल से वायरल हुआ है, जहां पर डांस करने वाले एक डॉक्टर का कहना है कि वो कोविड मरीजों का इलाज करते करते थक गए हैं और मानसिक शारीरिक थकान मिटाने के लिए सभी आपस में मिलकर डांस कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि अगर वो खुश और स्वस्थ रहेंगे तभी मरीजों का इलाज कर पाएंगे, उनका ख्याल रख पाएंगे। इसलिए कोविड अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों और डॉक्टरों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वो कुछ देर थकान मिटाने के लिए डांस करने से मन को खुश रखेंगे और प्रयास करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोबाइल पर फिल्मी गानों को बजाकर ये सभी स्वास्थ्यकर्मी डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उनका कोई साथी वीडियो बनाकर उनका हौसला अफजाई कर रहा है। तो वहीं स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा ये डांस का जो वीडियो है लगातार इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हम लोग मरीजों का काम करते करते थकान महसूस करने लगे थे, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ मनोरंजन करें जिससे कि हमारे अंदर उत्साह आए और मरीजों की सेवा अच्छे से कर सकें। यूपी के चंदौली में जहां बलुआ थाना अंतर्गत नवनिर्वाचित प्रधान के पति पंकज सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पंकज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। जानकारी के अनुसार घटना उस वक्त की है जब पंकज अपने खेत पर टहलने के लिए गया हुआ था। इसी बीच पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि कुछ महीने पहले हुए पूर्व प्रधान मनोज यादव हत्याकांड में मृतक का नाम शामिल रहा और वहीं पुलिस के अनुसार मृतक का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में पुलिस इस हत्याकांड को आपसी रंजिश के नजरिए से देख रही है। तो वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मारे हैं, जो मरवाया वो घर पे बैठा हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस आके यहाँ भी तमाशा देख रही जैसे। हत्या हुई है सर, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई है सर? आज थाना बलुआ अंतर्गत ग्राम महरौरा पर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पंकज सिंह, इनके ऊपर कुछ फायर किए गए हैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा तथा जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई है, जिस पर तत्काल SHO बलुआ, CO सकलडिया, CO सदर तथा अन्य थानाध्यक्ष, एडिशनल SP नक्सल एवं मैं स्वयं मौके पर पहुंचकर हमने जो चक्षुदर्शी हैं उनसे बात की है। उसके आधार पर हमें बड़े इम्पोर्टेंट लिंक मिले हैं, जिससे इस घटना में जो लोग शामिल हैं उनका जल्द ही खुलासा होने में मदद मिलेगी। सर, जो जिनकी मृत्यु हुई है सर, तो हत्या हुई है, तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? ये पूर्व में इनके ऊपर एक हत्या का मामला चल रहा था, जैसा कि मेरी जानकारी में संज्ञान में अभी तक आया है, तथा अन्य जो इनका आपराधिक इतिहास है उसके बारे में मैं अभी जानकारी कर रहा हूँ। आपराधिक इतिहास इनका रहा है और ये अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च में बेल पर छूट करके आए थे। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ
आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोरोना महामारी से पूरा देश इस समय जूझ रहा है और कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को पूरी तरीके से बेहाल कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आंशिक कर्फ्यू लगा दिया था, जिसके बाद कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद से उन क्षेत्रों को अनलॉक कर दिया जहां पर 600 से कम मामले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच की अगर बात करें तो यहाँ पर साप्ताहिक बंदी के दौरान शनिवार और रविवार को नगर क्षेत्रों में नगर पालिका सैनिटाइजेशन कार्य लगातार जोरों पर है, जिससे कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके। सरकार की गाइडलाइन के द्वारा जो है सैटरडे और संडे को जो है सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जो हम लोग को आदेश मिला है कि पूरे शहर में, गली में, चौराहों में, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में सैटरडे और संडे को जो है सैनिटाइजेशन का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप नगर पालिका से हैं क्या? जी, नगर पालिका से। तो ये सप्ताह में 2 दिन सैनिटाइज का कार्य होता है? जी, पूरा दिन। तो अभी आप लोग कहाँ सैनिटाइज करते हैं? अभी हम लोग जो है ये हॉस्पिटल रोड और हॉस्पिटल के अंदर मानी टंकी चौराहा, डिगिया, जगह पुल के पास, और दोबारा आए हैं दवा डालने के लिए। दवा खत्म हो गई है। अच्छा, तो दिन भर सैनिटाइज होगा? पूरा दिन। उत्तर प्रदेश पुलिस को उस वक्त कामयाबी हाथ लगी जब फिरोजाबाद के शिकोहावाद से एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नगर के एटा रोड पर एफसीआई गोदाम के पास से 20,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस को अभियुक्त की तलाशी में एक तमंचा, कारतूस मिले हैं। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक का कहना है कि सूचना मिली थी कि एससी एक्ट और गैंगस्टर की धाराओं में वांछित 20,000 का एक इनामी बदमाश एटा रोड एफसीआई के पास भागने की फिराक में खड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस ने अभियुक्त की घेराबंदी करते हुए दबोच लिया। पुलिस को अभियुक्त की तलाशी में 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ करके जेल भेज दिया गया है। और इस बारे में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में वैक्सीन लगवाना देश को कोरोना मुक्त बनाने जैसा है। दरअसल दातागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम प्रसिद्धपुर में टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है। प्रधान और कोटेदार की मदद से 40 व्यक्तियों ने टीकाकरण करवाया है। इस दौरान टीकाकरण के साथ मच्छरदानियों का भी वितरण किया गया। टीकाकरण में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी, जो लोग टीकाकरण करा चुके हैं उनमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जनता से आप कोविड के बारे में जो वैक्सीन लग रही है उसकी क्या अपील करेंगे? जनता से मैं कोविड-19 के बारे में यही अनुरोध करूंगा कि आगे चलकर वो भी इसके लिए प्रोत्साहित करें और आगे चलकर अपना भी टीकाकरण कराएं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूपी के गाजियाबाद में नवनियुक्त जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार संभाला। जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गाजियाबाद जिला दिल्ली एनसीआर का अहम जिला माना जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में भी गाजियाबाद का अलग स्थान है। ऐसे में गाजियाबाद के लिए उनकी प्राथमिकताएं हेल्थ, एजुकेशन और कृषि होंगी। उन्होंने कहा कि वो जनता से सीधा संवाद करेंगे, जिससे कि जनता और अधिकारियों के बीच में आपसी तालमेल बना रहे और चहुमुखी विकास हो सके। सेकेंड वेव इस समय जो है वो उसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। तो आगामी तैयारी के लिए जो शासन के निर्देश हैं, जो तीसरी वेव की एक परिकल्पना की जा रही है, उसमें हम फोकस करेंगे। उसमें ख़ासतौर से पीकू वार्ड का निर्माण है, नीकू का निर्माण है, और जो हमारी चिकित्सा संबंधी जो चैलेंजेज हैं उनको थोड़ा इस दौरान जब हमें टाइम मिलेगा तो उसको ज़रूर हम अच्छे ढंग से जो है ठीक करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के बहराइच का मानचित्रीकरण कराने की दिशा में जिले की तहसील नानपारा के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत बसंतपुर कालिका और रामनगर सेमरा में ड्रोन से सर्वे किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत गांव का मानचित्रीकरण कराया जा रहा है, जो कि अपनी एक अलग पहचान रखता है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाओं का लाभ इस ड्रोन सर्वे के माध्यम से पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। ये जो ड्रोन सर्वेक्षण हो रहा है इस समय बहराइच जिले के नानपारा तहसील में मैं इस समय काम कर रहा हूँ। तो ये जो ड्रोन सर्वेक्षण हो रहा है ये भारत सरकार की एक योजना है, स्वामित्व योजना, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और ये हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न कई जिलों में जो है काम कर रही है। इस योजना में जो संपत्ति होती है गांव वालों की, जो आबादी के अंदर, मतलब जो गांव के अंदर आबादी का क्षेत्र होता है, उसका जो है ये हम लोग मानचित्रण कर रहे हैं। तो उसका मालिकाना हक कार्ड के रूप में प्रदान किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और इससे जो है कई फ़ायदे हैं। जो हमारी पंचायत हैं, पंचायत द्वारा जो कर संग्रह करना है ये बहुत आसान हो जाएगा, और जो उससे आमदनी होगी उससे ग्रामवासियों का ही जो है बेहतर सुविधाएं और जो है ये सब। खबरों फिलहाल इतना ही। आप देख रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ।